नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के ही अगले चरण के विषय में पढ़ेंगे, अर्थात जो स्वर का स्वरूप है उसको समझेंगे और स्वर के बाद फिर व्यंजन क्या होते हैं उनको भी हम लोग डिटेल से समझेंगे। ये जो विषय है वो सभी तरह की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे सीटेट की हो, चाहे यूपी टेट की हो, रीट की हो या जितनी सुपर टेट जैसी परीक्षाएं, इससे के साथ ही जो टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षाएं हैं या अन्य जो परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं कि स्वर क्या होते हैं, स्वर का स्वरूप क्या होता है। वर्णमाला की जो छोटे मूलभूत आवश्यक तत्व थे हम लोगों ने पिछली क्लास में सारे के सारे समझ लिए थे, पढ़ लिए थे। भेद प्रभेद जैसी स्थितियां समझ ली थी जो वर्णमाला से संबंधित हैं, केवल वो, और जो अन्य छोटी छोटी चीजें होती हैं वो सारे के सारे पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर आज हम लोग स्वर को पढ़ेंगे और स्वर के साथ ही उसके बाद फिर व्यंजन को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि स्वर क्या होते हैं। देखिए, जब हम लोग वर्णमाला में पढ़ते हैं तो हमने वर्णों के दो भाग पढ़े थे, एक पढ़ा था स्वर और दूसरा पढ़ा था व्यंजन। स्वर जो होते हैं वह स्वयं राजयन्ते इति स्वरा, अर्थात स्वर जो होते हैं इन्हीं को हम अक्षर भी कहते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ना क्षरति इति अक्षरा जो होता है, क्योंकि जिसका क्षरण नहीं होता है वही अक्षर कहलाते हैं। तो स्वर ही एकमात्र ऐसी स्थिति है हमारे वर्णमाला में जिनका क्षरण नहीं होता है, जिनको हम तोड़ नहीं सकते। अगर हम आ लिख दें तो आ के हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम का लिख दें तो का हम विच्छेद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आ विच्छेद होने वाला अनश्वर है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन का जो है वो एक नश्वर है, और का क्या है वो व्यंजन है, और आ क्या है वो स्वर है। तो ये जो स्थिति है वो सारी की सारी स्वर या अक्षर कहलाती है। स्वयं राजयन्ते इति स्वरा, अर्थात स्वयं ही जो राजा है, अर्थात स्वयं ही जिसका उच्चारण है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, जो निर्बाध रूप से उच्चारित होता है, जिसके उच्चारण करने में मुख से जो ध्वनि है, जो आवाज है, या हमारी जो गर्म हवा निकल रही है वो स्वतंत्र रूप से निकल रही है, उसमें किसी भी तरह की कोई बाधा, मुख के किसी अंग की कोई बाधा बिल्कुल भी नहीं होती है। भाई बाधा तो मुख के किसी अंग की होगी ही ना, लेकिन मुख के किसी भी अंग की कोई बाधा नहीं होती, उसका उच्चारण बहुत ही सहजता से, सरलता से हो जाता है, वही स्वर कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वयं राजयन्ते इति स्वरा, जो स्वयं ही राजयन्ते हैं, स्वयं ही उच्चारित हैं, स्वयं ही मूलभूत हैं, अनश्वर हैं जो उनका नाश नहीं होता, अक्षर हैं जिनका क्षरण नहीं होता, वो सब स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र इकाई के रूप में है, निर्बाध इकाई के रूप में है, इनका उच्चारण निर्बाध होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि स्वरों के उच्चारण में आवाज होती है, गूंज होती है, इसीलिए स्वर जितने हैं वो सबके सब घोष होते हैं, घोष उच्चारण के स्वरूप हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनमें गूंज होती है, आवाज होती है, वो सारे के सारे। दूसरी चीज ये है कि स्वर स्वतंत्र इकाई होते हैं, इसका मतलब है इनका प्रयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से ही किया जाएगा, इनका प्रयोग किसी के साथ निर्बंध रूप में नहीं होगा, अर्थात यह विभक्ति नहीं हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया। दूसरी चीज ये है कि इनके उच्चारण में मुख्य रूप से कंठ का या तालु का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि अन्य का नहीं प्रयोग किया जाता, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रयोग है वो कंठ का या तालु का ही प्रयोग किया जाता है। बाकी जीव इत्यादि का प्रयोग या फिर नहीं होता, या होता है तो किसी विशेष बहुत सीमित स्वरूप में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंठ का तालु का ही मुख्य रूप से इसमें प्रयोग होता है। जितने भी स्वर होते हैं वो सारे सारे। स्वरों की संख्या की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, स्वरों की संख्या पहले 13 मानी जाती थी, जो वर्तमान में 11 है। जब हम 13 की बात करते हैं कि आखिर 13 कैसे हो सकते हैं स्वर, तो 13 की स्थिति ये है कि जैसे आ, ई, उ, री, नी, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे के सारे 13 हो गए आपके। और ये आपके 13 होते हैं, इस तरह से ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब क्या है कि इनकी संख्या 11 हो गई। दो प्रमुख रूप से
हटा दिए गए, अब इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है या ना के बराबर होता है। तो अब आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये इस तरह से कुल 11 बचते हैं। तो अब ये आप ली हटा दीजिए, अंग हटा दीजिए, ये दोनों हटा दीजिए, तो इस तरह से कुल मिलाकर इनकी संख्या बनती है 11। तो प्राचीनतम स्वरूप से कोई मतलब नहीं है, इसको अब हमको नहीं पढ़ना है। हमको जो वास्तव में पढ़ना है वो वर्तमान संख्या में पढ़ना है। उनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो अगर प्रश्न आता है इस स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका हिंदी वर्णमाला के अनुसार 11 है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी दूसरी चीज ये है कि जब हम स्वरों के विभाजन करते हैं कि स्वर के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो स्वरों के प्रकार की स्थिति में हमारे पास स्वर मुख्य रूप से 3 तरह के हैं। 3 तरह के अर्थात पहला जिसे हम हश्व कहते हैं, दूसरा जिसे हम दीर्घ कहते हैं, तीसरा जिसे हम प्लुत कहते हैं। तो ये हश्व है, दीर्घ है और प्लुत, ये 3 तरह के स्वर हैं। हश्व और व्यंजन जो होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं। ये 3 तरह की मात्राएं होती हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी स्वर, तो वैसे तो हम स्वर ही कहते हैं, सीधी सी बात है, लेकिन जब हम उसमें व्यंजन के साथ उसका प्रयोग करते हैं किसी भी स्वर का, तो उस समय हम उसे स्वर नहीं कहते, उस समय मात्रा कहते हैं। जैसे छोटे बच्चों को मात्रा पढ़ाई जाती है, स्वर नहीं पढ़ाए जाते, हम उनको स्वर के रूप में नहीं पढ़ाते, हम उनको कहते हैं कि मात्रा पढ़ो सभी लोग। तो मात्रा जो पढ़ाई जाती है वो इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि जब कभी भी उनका प्रयोग किसी व्यंजन के साथ होता है तो वो मात्रा के रूप में होता है, मात्रा बन जाते हैं। लेकिन जब वो स्वतंत्र इकाई के रूप में होते हैं तो वो स्वर ही होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि मात्रा और स्वर में क्या अंतर है। जब हश्व की बात करते हैं, ये एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रिक अर्थात जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत थोड़ा सा समय लगता है। इनकी संख्या 4 है, हिंदी में 4 है, आ ई उ और री, ये ध्यान रखिए। ये 4 हैं और इनके उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, बहुत थोड़ा सा समय लगता है। इनकी संख्या 4 है, आ ई उ और री। दीर्घ का मतलब है हश्व से बड़ा। हश्व का जो स्वरूप है दीर्घ, वो हश्व में अगर एक इकाई की क्षमता लग रही है, ताकत लग रही है, तो ये इससे दुगनी इकाई, दुगनी मात्रा की क्षमता लगेगी इसमें। अर्थात हश्व से दुगनी जो शक्ति है, दुगना समय जिसमें उच्चारण करने में लगता है, वो दीर्घ कहलाते हैं। जैसे ये 7 हैं, ये ध्यान रखिएगा, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 7 हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो ये दीर्घ हैं। दीर्घ का मतलब यही है कि इनके हश्व से उच्चारण करने में इनमें दुगना समय लगता है। प्लुत क्या है? प्लुत होते हैं त्रिमात्रिक, अर्थात प्लुत जिनमें 3 गुना समय लगता है। किससे? हश्व से 3 गुना समय लगता है। हश्व में जितना उच्चारण करने में समय लगता है उससे 3 गुना समय लगता है। प्लुत है। ये सारे के सारे जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? प्लुत कहलाते हैं। इसलिए अगर सीधे संख्या आ जाती है कि प्लुत की संख्या कितनी है, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि प्लुत की संख्या 11 है हिंदी में। तो सभी के सभी स्वर जो होते हैं वो प्लुत होते हैं, अर्थात ये भी प्लुत हैं, ये भी प्लुत हैं, दोनों प्लुत बन जाते हैं सीधे सीधे। ये वो हैं जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है हश्व से। जैसे हम जब कभी भी ओम लिखते हैं तो हमने तो ओम एक बहुत थोड़ा सा बोल दिया, जबकि वास्तव में ओम नहीं होता है, ओम होता है। अर्थात ये जो समय लगता है ये 3 गुना। राम नहीं, हम बहुत सरलता से राम शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में जो होता है वो ये होता है। अर्थात राम कुछ इस तरह से उच्चारित किया जाता है, राम, ना कि राम। राम नहीं कहा जाता, राम कहा जाता है। राम में को उच्चारित किया जाता है काफी देर तक, 3 गुना स्थिति, और तब मां को उच्चारित किया जाता है राम। ये ओम को भी 3 गुना समय। दूसरी चीज ये है कि हम आजकल आधुनिक स्थिति में प्लुत शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल भूल चुके हैं, या प्लुत शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम होता है, खासतौर से शहरी क्षेत्रों में खड़ी बोली की स्थितियों में जो हैं, चाहे आप दिल्ली, कानपुर जैसे क्षेत्र हैं जहां पर खड़ी बोली के क्षेत्र हैं खासतौर से, या कन्नौजी हिंदी के क्षेत्र हैं, ये सारे, यहाँ पर प्लुत का प्रयोग आपको बहुत ही कम या बहुत ही सीमित मात्रा में या फिर ना ही मिलेगा।
लेकिन अगर हम देहात की भाषाओं में देखें तो आज भी प्लुत काफी प्रयोग किया जाता है। देहात में जब छत पर खड़े होकर किसी बच्चे को बुलाना है तो फिर उसका नाम बहुत तेजी से उच्चारित किया जाता है, लास्ट में वा लगाकर विकसवा इस तरह से कर दिया जाता है, महेशवा, सुरेशवा, इस तरह की जो शब्दावली वा जो बहुत तेजी से निकलता है वो प्लुत की ही ध्वनि है, ये भी ध्यान रखिएगा। अर्थात हमारे जो अभी भी देहात के लोग हैं वो प्लुत का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो शहर के लोग हैं वो प्लुत का प्रयोग भूल चुके हैं, ये स्थिति। खैर ये 3 स्थितियां हैं, हास्य है, दीर्घ है, प्लुत। जो अर्धमात्रिक शब्द होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और जब उनके साथ ये मात्राएं लग जाती हैं तो वो फिर पूर्ण मात्रिक होते हैं। इसके लिए बाकायदा एक सूत्र है, हमको पाणिनीय अष्टाध्याय में मिलती है। एक मात्रो भवेत हस्यो, एक मात्रो भवेत हस्यो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। एक मात्रो भवेत हस्यो, अर्थात हर्ष जो होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, अर्थात दीर्घ का उच्चारण 2 मात्राओं के साथ अर्थात दोहरे समय के साथ किया जाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेतो, अर्थात 3 मात्राओं वाले जो होते हैं वो प्लुत ज्ञात होते हैं। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, अर्थात जो व्यंजन है वो अर्धमात्रिक स्वरूप के होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वो व्यंजन है जो अर्धमात्रिक होते हैं, लेकिन ये मात्राएं होती हैं स्वर की सारी ध्यान रखिएगा। इसीलिए स्वयं राजयन्ते इति स्वरा है, अर्थात इनको किसी मात्रा की जरूरत नहीं होती है। व्यंजन अर्धमात्रिक होता है इसलिए उसको मात्रा की जरूरत होती, ये स्वतंत्र मात्रा अपनी अपनी मात्राएं होती, इसलिए इन्हें किसी मात्रा की जरूरत नहीं होती है। जब हम इनके उच्चारण की बात करते हैं कि इनके उच्चारण की स्थितियां कैसी हैं, तो हमको 2 तरह से इनके उच्चारण की स्थितियां मिलती हैं। एक उच्चारण के स्वरूप अर्थात मुख का कम खुलना और मुख का अधिक खुलना, 2 तरह से होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे जरूरत का केवल यही 2 चीजें, होस्ट के आधार पर और उच्चारण के स्वरूप के आधार पर। पहला जो स्वरूप है वो है मुख का कम खुलना, इसमें संवृत और अर्ध संवृत होते हैं, अर्थात मुख खुल भी रहा है और कम भी खुल रहा है, कम भी खुल रहा है और उससे भी कम खुल रहा है, 2 बातें। संवृत जो कम खुलना, ई उ, अर्ध संवृत ए ओ, ये बहुत थोड़े से उच्चारण, बहुत थोड़ा सा मुख खुलकर जिनका उच्चारण हो गया। अधिक खुलना, अधिक मुख खुलने की स्थिति विवृत या अर्ध विवृत में होती है, खासतौर से विवृत कहें, फिर उसका जो कम मुख खुलने का उच्चारण है लेकिन आवाज तेज है तो वो अर्ध विवृत और विवृत का स्वरूप। विवृत आ तो काफी तेज खुला आ, अर्ध विवृत ए ओ औ, तो ये जो हैं जिनमें मुख खुल रहा है, ज्यादा तेजी से उच्चारित किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे ध्यान रखिएगा। विवृत, अर्धविवृत अर्थात अधिक मुख खुलने की स्थिति में विवृत में आ है बड़ा, और अर्धविवृत में ए औ ओ है, आ है। मुख कम खुलने का संवृत और अर्ध संवृत, संवृत में ई उ, अर्ध संवृत में ए ओ, जिसमें बहुत कम मुख खुलना। जब हम होठों के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर कहें कि कैसे स्वरूप होते हैं, तो प्रशत या अवर्तुल, प्रशत या अवर्तुल का मतलब जो है, और वर्तुल, वर्तुल मतलब गोल, वृत्ताकार, वृत्त का स्वरूप। अवर्तुल का मतलब गोल नहीं और वर्तुल का मतलब गोल। जब हम होठों को, ओष्ठ को से किसी भी ध्वनि को उच्चारित करते हैं, तो जब हम गोल स्वरूप नहीं बनाते हैं तो प्रशत या अवर्तुल कहलाते हैं। जैसे ई में तो हम गोल स्वरूप बना नहीं रहे, ई ए ऐ और री। वर्तुल का मतलब है जब हम गोल स्वरूप बनाते हैं, अर्थात होठों को गोलाई से लेते हैं, जैसे आ उ ओ आओ, ये जो स्वरूप है ये वर्तुल और आवर्तुल का विभाजन है, जो होठों की प्रक्रिया के आधार पर उच्चारण के स्वरूप निर्धारित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कैसे इनका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद जो अगला स्वरूप है वो है इन स्वरों का उच्चारण स्थान। का
उच्चारण स्थान की बात करें तो जैसे पहला है कंठ से जो उच्चारण किए जाते हैं, कंठ से उच्चारण वाले होते हैं आ, जिनका उच्चारण कंठ होता है। इसके बाद तालव्य है या तालु जिसे हम कहें, उससे है ई और ई। इसके बाद मूर्धन्य है जिससे री का उच्चारण है। इसके बाद ओष्ठ है अर्थात होंठ है, इससे हम उ और ओ का उच्चारण करते हैं। इसके बाद कंठ तालव्य है, कंठ और तालु से ए और ए का उच्चारण करते हैं। कंठ और ओष्ठ है, कंठोष्ठ ओ और औ का उच्चारण। तो ये उच्चारण के स्थान हैं। जैसे संस्कृत में पढ़ते हैं अकु विसर्जिया नाम कंठा, अर्थात अकु विसर्जिया नाम, आ का वर्ग हा और विसर्ग जो होता है वो कंठ से उच्चारित होता है। अकु विसर्जिया नाम कंठा। इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, अर्थात ई चु अर्थात चा वर्ग, इचु या और शा तालु से। लिटु लसा नाम मूर्धन्य, मूर्धा, लिटु लसा नाम मूर्धा, अर्थात लिटु लसा नाम के आधार पर मूर्धन्य है जितने भी हैं। मूर्धन्य में यहाँ पर तो केवल री है। ओष्ठ से उ और उ ओष्ठ के हैं उच्चारण। ए और ए कंठ और तालव्य के हैं। ओ और ओ कंठ और ओष्ठ के हैं, कंठ ओष्ठ के हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको अगर याद करना शॉर्ट सीधे क्रम में है आ ई री उ ए ऐ ओ औ, ये क्रम है। तो कंठ को आप इसको के लिख लीजिए, टी को ये लिख लीजिए, मूर्धन्य को एम लिख दीजिए, ओष्ठ को ए लिख दीजिए, कंठ ताल को के टी लिख दीजिए और इसको के ए लिख दीजिए। तो ये आप केटीएम ए के टी के ए इस तरह से अपना बना सकते हैं। ये क्रम क्या है तो, और ये क्रम जरूर याद रखिएगा, केटीएम ए के टी और ए के टी का, केटीएम ए के टी का, इस तरह से याद कर सकते हैं केटीएम ए के टी का। तो के से के कंठ है आ, टी तालव्य या तालु ई, एम मूर्धन्य री, ए से ओष्ठ होष्ठ उ के टी, कंठ तालव्य ए ऐ, कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ ओ। तो इस तरह से आप उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये स्वर का स्वरूप था सारा का सारा। अगले चरण में हम लोग व्यंजन का स्वरूप पढ़ेंगे, जो व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। और अर्धमात्रिक स्वरूप का मतलब ये है कि जिनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता ली जाती है, वो वाला हिस्सा। मिलते हैं अगली क्लास में। और कोई विषय नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, या कहीं पर आपने कुछ अलग ढंग से पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक जो लोग लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं या सीटेट, यूपीटेट, रीट या अन्य विभिन्न तरह की परीक्षाएं दे रहे हैं जिनमें हिंदी व्याकरण की आवश्यकता है, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर भी करिए, क्लास शेयर भी करिए, उन्हें भी बताइए और लाइक भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।